नमस्कार दोस्तों। कल अपन ने पढ़ा कि जो अपन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो पढ़ रहे थे, नर जनन तंत्र जो अपन पढ़ रहे थे, उसके क्या क्या बेसिक चीज़ें होती है। बेसिक चीज़ें क्या क्या बेटा, कि बेसिक चीज़ें अपन पढ़ेंगे जैसे कि प्राथमिक जनन अंग क्या है, उनके बारे में मैंने आपको बता दिया था। द्वितीयक जनन अंग क्या है, या मैं कहूँ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या है, उनके बारे में मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था। और आप जितना ज़्यादा मेरे को सपोर्ट करेंगे, मैं उतनी ही और बढ़िया वीडियो आपके लिए लेकर के आऊँगा। तो अभी तक भी जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्दी से जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आज जो अपन पढ़ने जा रहे हैं, वो पढ़ने जा रहे हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, और वो भी कौन सा बेटा, टेस्टिस। ठीक है, तो टॉपिक को अपन स्टार्ट करते हैं। टॉपिक जो अपना पहला आ गया, वो मैंने क्या कहा बेटा आपको, पहला है आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है बेटा, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का मतलब क्या है, प्राथमिक जननांग के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करने वाले बेटा, प्राथमिक जननांग के बारे में। ठीक है, तो प्राथमिक जननांग के लिए मैंने लास्ट क्लास में आपको ऑलरेडी अवेलेबल बता दिया था। क्या चीजें बता दी थी कि एक तो पहला काम तो ये क्या करेगा कि एक तो आपका नर युग्मक का निर्माण करेगा। क्या करेगा बेटा, नर युग्मक का निर्माण, या मैं सीधा सा कह दूं फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, कि आपके स्पर्म का ये फॉर्मेशन करने वाला है। दूसरी बात अगर अपन करें तो मैंने आपसे कहा था कि सेकेंड काम जो है वो नर हार्मोन बनाने का करता है। किसका करता है बेटा, नर हार्मोन बनाने का। और नर हार्मोन की अगर अपन बात करें तो नर हार्मोन जो है, तो मेल हार्मोन आपका कौन सा है बेटा, टेस्टोस्टेरोन। कौन सा है, टेस्टोस्टेरोन, या फिर अपन इसको क्या कहते हैं बेटा, एंड्रोजन कहते हैं। क्या कहते हैं, एंड्रोजन। ठीक है, अब नर युग्मक कौन बना रहा है और नर हार्मोन कौन बना रहा है आपका, वो आपका प्राथमिक जो सेक्स ऑर्गन है, या मैं बात करूं प्राइमरी जो सेक्स ऑर्गन है, वो आपका है वर्षण। वो क्या है बेटा, वर्षण। ठीक है, ये वर्षण ही दोनों काम आपके करने वाले हैं। दूसरी बात अगर अपन बात करें कि भाई वर्षण जो है वो नर के अंदर इसकी संख्या कितनी होती है, कैसा क्या आकार होता है, इसके बारे में अपन डिस्कशन करने वाले हैं। तो वर्षण के लिए मैं बात करूं, या वर्षण को अपन सीधी सी अपनी लैंग्वेज में इंग्लिश में अपन कह देते हैं टेस्टिस। टेस्टिस के बारे में जब मैं कहूं तो सबसे पहले आती है बेटा इसकी ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब उत्पत्ति। देखो, अपन जब लास्ट क्लास जब 11th में अपन पढ़ते हैं, एनिमल किंगडम जब अपन पढ़ते हैं, जंतु जगत जब अपन पढ़ते हैं, तो हम ये देखते हैं कि उसमें जर्म लेयर से मिलकर के ऑर्गन्स बनते हैं। जैसे कि वहां पे जर्म लेयर अपन देखते हैं कि एक्टोडर्म होती है, मीजोडर्म होती है, और आपकी कौन सी होती है बेटा, एंडोडर्म। और वो सभी किसके लिए जिम्मेदार होती है, अंग जनन के लिए जिम्मेदार होती है। किसके लिए जिम्मेदार होती है, अंग जनन के लिए। तो उसी के आधार पे क्या होता है कि अलग अलग जो जर्म लेयर है वो अलग अलग ऑर्गन बनाने का काम करती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं कहूं तो अपना जो ब्रेन है, मस्तिष्क जो है, वो आपका एक्टोडर्मल होता है। कैसा होता है, एक्टोडर्मल। एक्टोडर्मल का मतलब क्या हुआ कि ब्रेन आपका किससे बनना है, एक्टोडर्म से मिलकर के बना है। वैसे ही वर्षण के बारे में जब अपन बात करते हैं तो वर्षण की जो उत्पत्ति की अगर मैं बात करूं बेटा, इसकी क्या बात करूं मैं, उत्पत्ति। उत्पत्ति का मतलब बेटा अपन किसकी बात करेंगे, ओरिजिन की बात करेंगे। तो ओरिजिन जो होता है बेटा वो होता है मीजोडर्मल। क्या होता है बेटा, मीजोडर्मल। कि भाई आपकी जो टेस्टिस है उसकी उत्पत्ति किससे हुई है, मीजोडर्म से हुई है। और जब अपन टेस्टिस को देखते हैं क्या करते हैं बेटा, टेस्टिस को जब अपन देखते हैं तो टेस्टिस की जो आकृति की अगर मैं बात करूं, या मैं इसकी स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं, तो स्ट्रक्चर जो मेरे को दिखाई देती है वो दिखाई देती है बेटा अंडाकार। कैसी दिखाई देती है, अंडाकार। अंडाकार का सीधा सा मतलब हो गया कि ये एग लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलती है। जिस तरीके से एग होता है, ठीक उसी तरीके से आपको ये स्ट्रक्चर दिखने वाली है। क्लियर। जब अपन बात करते हैं कि सर इसकी जो आकृति है, मैं आपको आप देखिएगा, ये जब अपन बनाएंगे तो आपको ये दिखेगा, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रही है ये आपकी कैसी है बेटा, अंडाकार है। देखो कुछ बच्चे अपने कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज क्या हो जाते हैं बेटा, कि जब अपन बात करते हैं अंडाकार और गोलाकार में, तो अंडाकार क्या दिखाई देगा, वो थोड़ा सा लंबा होगा, ठीक है, जबकि गोलाकार चारों तरफ से एक जैसा आपको दिखाई देने वाला है। तो टेस्टिस जो है वो कैसा है बेटा, अंडाकार है। कैसा है, अंडाकार, एग लाइक स्ट्रक्चर।
ठीक है। अब जब अपन अंडाकार की बात करते हैं तो सीधी सी बात है, इसकी आपको ये लंबाई देखने को मिलेगी। ठीक है। इसके अलावा अपन इसमें देखेंगे कि ये इसकी क्या है बेटा, चौड़ाई है। तो लंबाई की अगर मैं बात करूं तो लंबाई जो होती है वो 4 से 5 सेंटीमीटर होती है, जबकि मैं चौड़ाई की बात करूं तो आपकी वो होती है 2 से 3 सेंटीमीटर। समझ में आई बात? तो ये इसकी लंबाई और क्या होती है बेटा, चौड़ाई होती है। अब बात आती है कि बेटा ये पाए कहाँ पे जाते हैं, आपके जो वर्षण है वो आपके पाए कहाँ पे जाएंगे। तो सीधी सी बात है कि ये हमारे, अगर मैं बात करूं जन्म से पहले जन्म से पहले, या मैं बात करूं बिफोर बर्थ, मतलब जन्म से पहले जो आपको देखने को मिलेगा वो क्या देखने को मिलेगा बेटा, कि ये आपके एब्डोमिनल केविटी में रहेंगे। इसके अंदर रहेंगे एब्डोमिनल केविटी में। एब्डोमिनल केविटी का मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब है कि ये उदरीय गुहा के अंदर रहने वाले हैं। इसके अंदर रहने वाले हैं, उदरीय गुहा के अंदर रहने वाले हैं। ठीक है। लेकिन जैसे ही जन्म होता है, एट द टाइम ऑफ बर्थ, एट द टाइम ऑफ बर्थ, कब बेटा, जन्म के समय, जन्म के समय, जन्म के समय की बेटा जब अपन बात करेंगे तो पर्टिकुलर अपन देखेंगे कि जन्म के समय पे ये जो आपके टेस्टीज हैं, जो वर्षण हैं, वो किस में आ जाते हैं बेटा, श्रोणी क्षेत्र में आ जाते हैं। किस में आ जाते हैं, श्रोणी क्षेत्र में। और श्रोणी क्षेत्र में जब ये आ जाते हैं बेटा, तो श्रोणी क्षेत्र के अंदर ये आए, और आने के बाद में ये एक बेग लाइक स्ट्रक्चर, बेग लाइक स्ट्रक्चर, बेग लाइक स्ट्रक्चर का सीधा सा मतलब क्या होगा बेटा, कि हम कहेंगे कि ये आपके थैलेनुमा संरचना के अंदर पाए जाता है। और थैलेनुमा जो संरचना होती है उसी को मैंने लास्ट में आपको बता दिया था, उसको अपन कहते हैं बेटा वर्षण कोश, या इसको अपन कहते हैं बेटा स्क्रोटम। क्या कहते हैं, स्क्रोटम अपन कहते हैं। अब क्या सर, ये जैसे अगर मैं बात करता हूँ तो जैसे और भी अंग है, लाइक जैसे किडनी है सर, लंग्स है, हार्ट है, हमारा स्टोमक है सर, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, ये तो सर अंदर पाए जाते हैं। पर इसको ही क्या जरूरत पड़ी कि सर ये बॉडी से बाहर की तरफ पाया जा रहा है। तो मैंने जब ये टॉपिक स्टार्ट करा था तो उस टाइम पे मैंने आपको साफ साफ कहा था, क्या कहा था बेटा, कि जो अपन ये देख रहे हैं किसके बारे में, प्राथमिक जननांग के बारे में देख रहे हैं। जो आपका वर्षण है उसका मेन मोटो क्या है, मेन मोटिव क्या है, मेन मोटिव क्या है, नरयुग्मक बनाना। नरयुग्मक मतलब शुक्राणु का निर्माण करना। शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया क्या होती है, शुक्र जनन। कौन सी होती है, शुक्र जनन। तो भाई शुक्र जनन की अगर मैं बात करूं तो उसके लिए जो आइडियल टेम्परेचर होता है, एक आदर्श जो तापमान होता है, वो होता है बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम। समझ में आई बात? तो लगभग अगर मैं बात करूं तो जो वर्षण है उसमें क्या होने वाला है बेटा, वर्षण में क्या होने वाला है, शुक्र जनन होने वाला है। और शुक्र जनन के लिए जो एक आदर्श जो तापमान होता है शुक्र जनन, शुक्र जनन को अपन कहते हैं बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस अपन इसको कह देते हैं। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस अपन ने कह दिया। अब शुक्र जनन और शुक्र जनन के लिए आदर्श तापमान, आदर्श तापमान का मतलब हो गया आइडियल टेम्परेचर, वो कितना होना चाहिए, तो ये होना चाहिए कि जितना आपका बॉडी टेम्परेचर है, जितना आपका क्या है बेटा, बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर कितना है आपका 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इससे कितना कम होना चाहिए बेटा, 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम होना चाहिए। अगर कम होगा तब भी आपको स्पर्मेटोजेनेसिस देखने को मिलेगा। अगर कम नहीं हुआ तो सीधी सी बात है, अगर ज़्यादा हुआ तो शुक्राणु नहीं बनेंगे, और शुक्राणु अगर नहीं बनेंगे तो सीधी सी बात है कि हमारे को जनन करने के अंदर क्या देखने को मिलेगी बेटा, दिक्कत देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या कहते हैं बेटा, हम ये कहते हैं कि जो शुक्राणु हैं उनके जनन के लिए ये जो आपका क्या है, वर्षण जो है वो उदरीय गुहा की बजाय किस में पाया जाता है, श्रोणी क्षेत्र में। श्रोणी क्षेत्र को अपन क्या कहते हैं, पेल्विक केविटी। क्या कहते हैं, पेल्विक केविटी। तो सर एक चीज बताइए, अगर इन केस अगर ये जो वर्षण है वो अगर उदरीय गुहा से श्रोणी क्षेत्र में नहीं आए तो, या श्रोणी गुहा में नहीं आए तो सिंपल सी बात है कि जब
वर्षण जो है वो अगर किस में रह जाए बेटा, उदरीय गुहा के अंदर रह जाए तो एक बीमारी क्रिएट होती है। एब्डोमिनल केविटी में अगर रह जाए तो एक बीमारी होती है जिसको अपन कहते हैं गोपिक वर्षणता। क्या कहते हैं बेटा? गोपिक वर्षणता अपन उसको बोल देते हैं। और अंग्रेजी में बात करें तो अपन उसको कहते हैं क्रिप्टोरकिडिज्म। क्या कह देते हैं? क्रिप्टोरकिडिज्म अपन इसको कह देते हैं। गोपिक वर्षणता, इसी को अपन क्या कर लेते हैं बेटा? तोड़ देते हैं। गोपिक मतलब कोई गोपनीय है, और वर्षणता मतलब कि वर्षण अगर कैसे हो जाए? गोपनीय हो जाए। गोपनीय का मतलब कि वो वर्षण कोष में नहीं आए, बीच में कहीं पे गायब हो जाए। तो इस बीमारी को अपन क्या बोलेंगे? गोपिक वर्षणता बोलेंगे। समझ में आ गई बेटा बात? तो क्या सर इस गोपिक वर्षणता से क्या प्रभाव पड़ेगा? गोपिक वर्षणता से सीधा सा प्रभाव पड़ेगा कि आपके जो वर्षण है वो किस में पाए जा रहे हैं? उदरी गुहा में। वहां पे उसको आइडियल टेम्परेचर नहीं मिलेगा, और आइडियल टेम्परेचर नहीं मिलेगा तो वहां पे अगर शुक्राणु बन भी जाएंगे तो वो मेच्योर नहीं हो पाएंगे। समझ में आई बात? और इससे जनन के अंदर दिक्कत देखने को मिलेगी। तो सर इसका कोई इलाज, कोई उपचार वगैरह होता है क्या? बिल्कुल होता है। और उपचार जो होता है वो होता है फिर बेटा सर्जिकल इंटरवेंशन। कैसा होता है? सर्जिकल इंटरवेंशन। सर्जिकल इंटरवेंशन का मतलब क्या है? कि आपको एक शल्य प्रक्रिया को काम में लेना पड़ेगा। किसको लेना पड़ेगा बेटा? शल्य प्रक्रिया को। और शल्य प्रक्रिया को अपन एक नाम दे देते हैं जिसको अपन कहते हैं ओर्कियोप्लेक्सी। क्या कह देते हैं बेटा? ओर्कियोप्लेक्सी अपन इसको कह देते हैं। समझ में आई बात? तो ओर्कियोप्लेक्सी इसका शल्य क्रिया को अपन कहने वाले हैं। ठीक है। अब सर वर्षण के बारे में आप बता रहे हैं, तो वर्षण की संख्या कितनी होती है? तो संख्या या नंबर्स ऑफ टेस्टिस की अगर अपन बात करें तो आपको कितना देखने को मिलेगा? 2। नंबर्स की बात होगी तब 2। और जब जोड़ी या फिर मैं बात करता हूं पेयर की बात होगी तो कितना होगा बेटा? 1 पेयर आपको देखने को मिलता है। यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है। और हो सकता है कि थोड़ा सा ये आपको तेज देखने को मिल सकता है, बट इसको धीरे धीरे आप समझिए, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो काफ़ी बड़ा सारा है। तो इसी के अंदर अपन 10 से 15 क्लास हो जाएगी। तो ऐसा अपन को सही नहीं लगता, फिर अपन बोर होना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप कमेंट करें, तो सिर्फ फिर मेरे को पता चलेगा कि आपको कौन कौन सी चीज़ें समझ में आई है या नहीं आई। ठीक है। उसका जवाब आपको नेक्स्ट जो पार्ट आएगा उसमें अवश्य मिलेगा। ठीक है। तो अब अपन जो पढ़ने वाले हैं बेटा, टेस्टिस के बारे में पढ़ने वाले हैं कि वास्तव में टेस्टिस में क्या क्या होता है। ठीक है। तो एनसीईआरटी के अंदर अगर अपन बात करें तो एनसीईआरटी के हिसाब से अपन सीधा सा पहले क्या बना लेते हैं? टेस्टिस बना लेते हैं। और टेस्टिस जो है वो कैसा है बेटा? अंडाकार है। क्या है? अंडाकार। अंडाकार है तो सिंपल सी गणित क्या होती है बेटा कि हम ये कहते हैं कि सर जो टेस्टिस आपको देखने को मिल रहा है इसमें हम क्या देखेंगे? टेस्टी जो आपको देखने को मिल रहा है सर, इसमें वर्षण पालिकाएं पाई जाती है। इसमें क्या पाई जाती है सर? वर्षण पालिकाएं पाई जाती है। ठीक है। इन्हीं वर्षण पालिकाओं को देखो, ये अपन डायग्राम जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस का है। किसका है बेटा? स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस का मतलब वर्षण का डायग्राम है। और वर्षण का डायग्राम है तो हमने कहा कि सर इसके अंदर जो पाए जाने वाली ये जो संरचना है वो क्या है आपकी? वो जो संरचना है इसको अपन कहते हैं बेटा क्या? मैंने आपको बोला टेस्टिकुलर लोब्यूल्स या लोब्यूल। ठीक है। या अपन इसको कहते हैं वर्षण पालिका। क्या कहते थे बेटा? वर्षण पालिका। जब अपन वर्षण पालिका को भी थोड़ा सा खोल करके देखते हैं भाई इसमें क्या पाया जाता है, तो इसके अंदर जब अपन देखते हैं तो हम सर ये नोटिस करते हैं कि इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। जूम आउट करके देखेंगे कि इसमें 1 से 3 कितनी बेटा? 1 से 3 कुंडलित नलिका आपको देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? 1 से 3 आपको क्या देखने को मिलेगी बेटा? कुंडलित नलिका देखने को मिलेगी। और इसी कुंडलित नलिका का जो नाम है वो है शुक्रजनक नलिका। इसी को क्या कहते हैं बेटा? शुक्रजनक नलिका कह देते हैं, जो आपको ये कुंडलित नलिका जो आपको दिखाई दे रही है। आई बात समझ में? जनरली अगर मैं बात करूं तो सिंपल सा आपको ध्यान रखना है। आप क्या ध्यान रखेंगे बेटा कि ये जो सर जो आपको टेस्टिकुलर लोब्यूल्स जो देखने को मिल रहे हैं वो आपके 200 से 250 या फिर इससे ज़्यादा आपको देखने को मिल सकता है।
बट सारे के सारे वृषण पालिकाएं तो अपन बना नहीं सकते। तो गिनती के मैंने यहाँ पे 5 आपको वृषण पालिका बना करके दिखाई है। जब अपन इसके अंदर देखते हैं, थोड़ा सा झांक करके हम देखते हैं, तो हम सर ये नोटिस करते हैं, मैं आपको जूम करके दिखाता हूं। इसमें आप नोटिस क्या करेंगे कि सर इसके अंदर कुंडलित नलिका है। इन कुंडलित नलिकाओं का जो नामांकन है वो जस्ट मैंने आपको बताया कि इनको कहते हैं शुक्र जनक नलिका, जिनकी संख्या कितनी होती है बेटा, 1 से 3। और इसी को अपन कहते हैं बेटा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। इसी को क्या कहते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स अपन इनको कहते हैं। क्लियर है बेटा। अब जब हम ये देखते हैं तो इसमें जब आप नोटिस करेंगे तो आप एक चीज और फाइंड आउट करेंगे बेटा। और क्या फाइंड आउट करेंगे, आप ये देखेंगे कि सर ये जो आपने बताई है वृषण पालिका है, टेस्टिकुलर जो लोब्यूल्स है, इनके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स तो आपने बता दी, पर इसके अलावा सर हम ये देख रहे हैं कि इसमें खाली जगह भी है। इसी खाली जगह की अगर मैं बात करूं, इस खाली जगह की, ठीक है, तो ये जो खाली जगह है इसको अपन थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूं मैं, इसको मैं थोड़ा सा समझा देता हूं। इसी खाली जगह को अपन कहते हैं अंतराली अवकाश। क्या कहते हैं बेटा, अंतराली अवकाश। ठीक है, अंतराली अवकाश जो मैं कह रहा हूं बेटा, इसको अपन अंग्रेजी में कहेंगे इंटरस्टिशियल स्पेस। समझ में आई बात। और इसमें मैंने डॉट डॉट करके कुछ इसमें संरचना बनाई है, इसी को अपन कहते हैं अंतराली कोशिका। क्या कहते हैं बेटा, अंतराली कोशिका। और अंतराली कोशिका को अपन कहेंगे इंटरस्टिशियल सेल्स। ठीक है, जिसको एक नाम से और जाना जाता है, जिसको अपन कहते हैं बेटा लीडिंग सेल्स। क्या कहते हैं, लीडिंग सेल्स अपन इसको कह देते हैं। क्लियर है। लीडिंग सेल्स जब अपन ने इसको कह दिया तो इसके अलावा कुछ और सेल्स भी पाई जाती है जो कि आपकी क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करने का काम करती है, प्रोटेक्शन प्रदान करने का काम करती है। यहां तक मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, जब अब अपन इसको देखते हैं, टेस्टिस को जब अपन देखते हैं तो इसमें भी बेटा क्या होती है, लेयर्स होती है। क्या होती है, लेयर की अगर मैं बात करूं तो ये आपको जो ब्लैकिश जो पार्ट आपको दिखाई देगा, इसी ब्लैकिश पार्ट को अपन कहते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। क्या कहते हैं, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। जबकि ये जो वृषण पालिकाओं के चारों तरफ अगर अपन देखें तो इसको कहते हैं ट्यूनिका वेस्कुलोसा। क्या कहते हैं, ट्यूनिका वेस्कुलोसा कहते हैं। ठीक है, और जब अपन इस टेस्टीज की बात कर रहे हैं तो इसके आगे के साइड में अधर भाग में जब अपन देखेंगे तो यहाँ पे वैसे डबल लेयर होती है, पेराइटल और विसरल होती है, लेकिन वो पार्ट किसका होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। उसको कहते हैं ट्यूनिका वेजाइनलिस, इसको अपन कहने वाले हैं। क्लियर है बेटा। अब सर और क्या देख सकते हैं, तो आप अब अपन क्या करेंगे कि ये अपने जो टेस्टिस लिया है इसको फिर थोड़ा और ओपन करो। अपन ने पहले टेस्टिस को देखा, बाहर के स्ट्रक्चर के बारे में अपन ने देखा, अपन ने वृषण पालिकाओं के बारे में देखा, वृषण पालिकाओं में हमने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बारे में देखा। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को और जूम करते हैं कि सर इसमें क्या होता है, सर ये बताइए। तो मैं क्या कर लेता हूँ, कुछ इस प्रकार से देख लेता हूँ। तो मैं इसमें देखता हूँ तो मैं ये कहूँगा कि सर ये जो डायग्राम जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो ट्यूब आपको दिखाई दे रही है, ये मैंने ट्यूब ली है किसकी, ये मैंने ली है सर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की। किसके लिए है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। मतलब मैं शुक्रजनक नलिका की बात करने वाला हूँ। ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बारे में जब मैं देखूंगा तो मैं सिंपल सी बात कहूंगा कि सर इसके अंदर मैं जब संरचना देखता हूं तो मैं ये देखता हूं कि सर यहाँ पे कुछ इस प्रकार से संरचनाएं पाई जाती है। इन्हीं संरचनाओं को, वैसे तो इसके ऊपर भी अपन बात कर सकते हैं, बट तुम्हारे जब सिलेबस में इतना है ही नहीं तो अपन इसके बारे में ज़्यादा बात करेंगे नहीं। तो सिंपल सी गणित आपको क्या समझनी है, जर्मिनल एपिथेलियम के बारे में भी अपन पढ़ेंगे, बट मेरे हिसाब से इतना ज़्यादा आपको करवाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल सा ध्यान रखें कि ये जो है वो है आपके स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया, समझ में आई बात। स्पर्मेटोगोनिया के बारे में जब अपन देखते हैं तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे हम देखते हैं कि कुछ और भी कोशिकाएं यहाँ पे देखने को मिलती है।
इन्हीं कोशिकाओं के जब अपन देखते हैं तो हम ये कहते हैं कि सर इनके अंदर कुछ इस प्रकार की संरचना भी पाई जाती है। ये संरचना, ये जो संरचना है, जो ये आपको ये एक कीड़े के जैसे जो संरचना दिखाई दे रही है, ये है आपके स्पर्म। ये है आपके क्या? स्पर्म। और इसको अपन कहते हैं शुक्राणु। ठीक है। जबकि ये जो गोलाकार जो आपको येलो कलर की दिखाई देगी, इसको अपन कहते हैं सर्टोली कोशिकाएं। क्या कहते हैं? सर्टीली कोशिकाएं। तो हम कहेंगे कि सर इसमें दो प्रकार के सेल्स होती है। कौन से सेल्स होती है? एक तो आपकी जर्म सेल्स होती है और एक आपकी कौन सी होती है? सर्टोली कोशिकाएं होती है। जर्म सेल्स आपका स्पर्मेटोगोनिया होती है, जो शुक्राणुजन कोशिका होती है। जो क्या होती है? शुक्राणुजन कोशिका। जबकि ये जो सर्टोली कोशिका है, शुक्राणु जब तैयार हो जाएगा तो उसको पोषण प्रदान करने का काम किसका? सर्टोली कोशिका का। किसका? सर्टोली कोशिका का। तो एक गणित आएगी जो तुम समझने की कोशिश करना, उसको तो अपन थोड़ा सा इंग्लिश में पढ़ेंगे तो थोड़ा सा ज्यादा बढ़िया रहता है। वो कैसे बेटा? कि आपके ट्रम आएगी। ट्रम क्या आएगी? एक वर्ड आएगा बेटा, इसको अपन कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या कहते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस का सीधा सा मतलब क्या है वो समझिए, कि स्पर्मेटोगोनिया से, स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म का बनना क्या कहलाता है? स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है। समझ में आई बात? दूसरी बात क्या है? एक टर्म और आती है जो आप बहुत कंफ्यूज करती है, स्पर्मियोजेनेसिस। क्या होती है बेटा? स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब क्या है? कि जो स्पर्मेटिड बनते हैं, क्या बनते हैं बेटा? स्पर्मेटिड, इससे स्पर्म बनना। समझ में आई बात? ये अपन आगे पढ़ेंगे, लेकिन मैं अभी आपको थोड़ा सा एक हिंट दे रहा हूं। ठीक है। एक टर्म इसी की जैसी एक और आती है जिसको अपन कहते हैं स्पर्मिएशन। क्या कहते हैं बेटा? स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन का मतलब क्या है? कि स्पर्म का डी अटैचमेंट होना। डी अटैचमेंट होना मतलब अलग होना। किससे बेटा? सर्टोली कोशिका से। इसी को क्या कहेंगे बेटा? अपन कहेंगे इसको स्पर्मिएशन। तो आपको हो सकता है कि ये थोड़ी सी चीजें अलग लगेगी, बट एक बार इसको समझना। ठीक है। कि स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म का बनना। स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब क्या है? स्पर्मेटिड से स्पर्म का बनना। जबकि स्पर्मिएशन का मतलब क्या है? स्पर्म का डी अटैच होना। किससे? सर्टोली कोशिका से या सर्टोली सेल्स से। अब आप ये समझ रहे होंगे कि बे टेस्टिस खत्म हो गया, बट एक्चुअली में टेस्टिस अब स्टार्ट होने वाला है। ठीक है। कारण क्या है? कि अब हम पर्टिकुलर एक एक चीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। नॉर्मल चीजें तो मैंने आपको बता दी। तो आपने एक अभी जस्ट रिसेंटली आपने एक नाम सुना था। आपने क्या नाम सुना था बेटा? अब मैंने आपको क्या कहा? शुक्र जनक जो नलिका होती है उसके अंदर शुक्राणु का निर्माण होता है, और शुक्राणु का निर्माण किसने करा? स्पर्मेटोगोनिया ने। किसने करा? स्पर्मेटोगोनिया। जो मेन है, यही आपके स्पर्म का निर्माण करने वाली है, शुक्राणु का निर्माण करने वाली है। लेकिन सर आपने एक चीज और बताई थी। क्या बताई थी? सर आपने ये कहा था कि जो वर्षण होता है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी बनाता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी बनाता है। तो सर फिर ये कौन बनाता है? आप ये भी तो बताइए, ये कौन बनाता है? तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की बात जब अपन करेंगे तो सिंपल सी बात आप ध्यान रखें। मैंने आपको एक वर्ड बोला था, अंतराली कोशिका। क्या बोला था बेटा मैंने? अंतराली कोशिका। ये जो अंतराली कोशिका है, इसी को मैंने आपको नाम दिया था। मैंने कहा था बेटा इसको कहते हैं लीडिंग सेल्स। इसी को क्या कहते हैं? लीडिंग सेल्स। यही किसका काम करने वाली है? टेस्टोस्टेरोन बनाने का काम करने वाली है। समझ में आया बेटा? हो सकता है कि ये बहुत सारी चीज़ें तुम्हारे बाउंसर होकर के निकल जाए, बट इनको ध्यान से पढ़ोगे तो एक एक चीज़ समझ में आएगी। और जब भी आप क्लास लें तो उससे पहले आप ध्यान रखें, एनसीईआरटी जो है उसको एक बार पढ़ें। एनसीईआरटी को जैसे आप पढ़ोगे और फिर जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको एक एक चीज़, एक एक लाइन आपको क्लियर होती दिखाई देगी, आपको एक एक लाइन समझ में आएगी। तब तुम्हें लगेगा कि हाँ यार वास्तव में महेंद्र जी सर ने कुछ पढ़ाया। समझ में आया आपको? अब अपन थोड़ा इनके बारे में और बात करेंगे।
लेकिन मेरे हिसाब से ये फिर क्लास थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, तो सस्पेंस बना रहेगा और अपन इसको और भी अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करेंगे, और आप ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।